गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स में अपना टॉपिक चल रहा था, कौन सा चल रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र में हमने काफ़ी कुछ बातें करी है इतने दिन के अंदर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो पुरानी क्लासेज हो चुकी है उनको भूलो ना, इसलिए रिवीजन करते रहिए। जितना रिवीजन करोगे उतनी चीज़ें आपके दिमाग में बनती जाएगी और उतनी नए नए डाउट्स भी आपके दिमाग में आते रहेंगे, क्योंकि हम जितना पढ़ते हैं उतनी नई चीज़ की डिस्कवरी होती है। जब भी आप टॉपिक पढ़ते हो तो हर बार क्या होता है कि एक नई बात आपको सीखने को मिलती है और दिमाग में एक नया क्वेश्चन भी पैदा होता है और उस क्वेश्चन का जवाब भी आपको चाहिए। इसलिए रिवीजन करा करो, उसके बाद जो डाउट आते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखा करो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी लास्ट क्लास से। और लास्ट क्लास अपनी थी विद्युत द्विध्रुव पे, कि द्विध्रुव क्या होता है और द्विध्रुव के कारण आघूर्ण क्या होता है। तो हम शुरू कर रहे हैं एक बार वापस विद्युत द्विध्रुव से। जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो एक बार रिवीजन हो जाएगा। विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव क्या होता है? द्विध्रुव, द्वि मतलब दो, ध्रुव मतलब जिसके दो ध्रुव हो, दो पोल हो। जैसे पृथ्वी के भी दो ध्रुव है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। तो ये दो ध्रुव है। ध्रुव का मतलब क्या होते हैं? दो कोई भी कोने होते हैं जिनके सापेक्ष वो आवेशित रहती है। क्या होती है? आवेशित रहती है। दोनों क्या होते हैं? एक समान होते हैं परिमाण में, लेकिन विपरीत होते हैं किसमें? दिशाओं में। यानी प्रकृति उनकी असमान होती है, परिमाण उनका समान होता है। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक दो आवेशों को जब हम एक निश्चित दूरी पर रख देते हैं, इस निश्चित दूरी पर रखे हुए पूरे इस कण को क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? विद्युत द्विध्रुव कुछ भी नहीं है। विद्युत द्विध्रुव सिर्फ दो आवेशित कणों को एक निश्चित दूरी पर रखने से बनने वाला कण है। क्लियर है? और इस बात को हम लिख चुके हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। अब जो ये निश्चित दूरी थी, हमने पहले बोला था d है, लेकिन बाद में बोला था इसको क्या बनाएंगे? यहां से यहां तक L और यहां से यहां तक L और बीच में ये पूरी टूब क्या हो जाएगी? 2L। यानी एक बीच में मध्य बिंदु बनाएंगे और मध्य बिंदु से इसको दो भागों में बांट देंगे। ऐसा क्यों किया किताब में, और हमने भी ऐसा इसलिए किया कि अभी जब टॉपिक पढ़ेंगे तब समझ आएगा क्यों किया। चलो, तो बात ये चल रही थी द्विध्रुव की। अब अगर द्विध्रुव है तो द्विध्रुव के कारण क्या होगा? एक बल लगेगा, आघूर्ण आएगा। क्या आएगा? आघूर्ण आएगा, जिसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? देखो बेसिकली मैं समझा देता हूं। द्विध्रुव यहाँ पे हो गए, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 2L। इस दूरी को जब हमने किसके बराबर माना था? d के बराबर माना था। कोई सा भी एक आवेश ले लो, क्योंकि इसका परिमाण q है तो इसका भी परिमाण क्या है? q है। ये माइनस q था, ये प्लस q है। बस इतना सा फर्क है कि प्रकृति डिफरेंट है, प्रकृति अलग अलग है। प्रकृति अलग अलग है, बाकी कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि q चाहे ये लो, q चाहे ये लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब क्या है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अगर निकालना है तो इन दोनों में से कोई से भी आवेश का परिमाण, कोई से भी आवेश का परिमाण, इसको गुणा करना है इन दोनों आवेशों के मध्य दूरी से। किससे गुणा करेंगे? दोनों आवेशों के मध्य दूरी से गुणा कर देंगे। मतलब q गुणा d किसके बराबर होगा? द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होगा। किसके बराबर आ जाएगा? द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर आ जाएगा। और इस द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे दर्शाते हैं? P से दर्शाते हैं। और P के ऊपर क्या लगा देते हैं? चित्र लगा देते हैं, तीर का निशान लगा देते हैं। तीर लगा दिया मतलब कैसी राशि हो गई? सदिश राशि हो गई। सदिश राशि से मतलब क्या है कि ये दिशा का भी ज्ञान करवाएगी, और अगर दिशा का ज्ञान करवाती है तो सदिश राशि होती है। परिमाण क्या हो जाएगा? q गुणा d का मान कितना है? 2L। मतलब P बराबर 2q इंटू 2L होना चाहिए। तो ये तो एक बेसिक डिस्क्रिप्शन है। चलो लिखते हैं हम कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है।
विद्युत द्विध्रुव हमने लिख लिया था। अब अपना टॉपिक आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलो हेडिंग लगाओ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलो लिखिए, यह विद्युत द्विध्रुव के प्रभाव को दर्शाता है। किसको दर्शाएगा? विद्युत द्विध्रुव के प्रभाव को दर्शाता है। और इसका परिभाषा अगर मैं देना चाहूं तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आवेशों, दोनों आवेशों में किसी एक आवेश, क्योंकि दोनों का समान है तो कोई सा भी एक ले सकते हो, किसी एक आवेश के परिमाण का उनके मध्य दूरी के साथ गुणनफल के बराबर होता है। क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके मध्य दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे किससे दर्शाते हैं? P से दर्शाते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। क्लियर है? किससे दर्शाएंगे? P से दर्शाएंगे। अब P का मान क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बोल रखा है, अभी समझाता। P कैसे निकालेंगे? देखो, एक आवेश है जो कि ऋणात्मक आवेश है और इसको मैं बोलूंगा क्या है? ये -q आवेश है। कितना है? -q आवेश। और ये अगर कौन सा आवेश है? +q आवेश है। दोनों के मध्य कितनी दूरी है? L यहां से यहां तक की, L यहां से यहां तक की, यानी टोटल दूरी कितनी हो गई? 2L। टोटल दूरी कितनी हो गई है? 2L दूरी हो गई है। टोटल दूरी अगर 2L है तो P बराबर क्या हो जाएगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान हो जाएगा P बराबर कितना होगा? Q गुणा 2L और P कैसी राशि है? सदिश राशि है, तो P बराबर 2QL। 2 को मैं इधर ले सकता हूं तो P बराबर कितना हो गया? 2QL। अब कई बार क्या होता है, जब क्वेश्चन आता है तो हमें क्या लगता है आज हमने पढ़ लिया, उसके बाद हम 3-4 महीने बाद नहीं पढ़ेंगे, 3-4 महीने बाद पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे और बोलोगे कि सर P बराबर QL था, 2 कहां से गुणा आया? इसमें 2 आया कहां से? अरे 2 कहीं से नहीं आ रहा है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो Q गुणा D। Q गुणा D, और D क्या है? दोनों आवेशों के मध्य दूरी। दोनों आवेशों के मध्य दूरी कितनी है? D है, इसलिए Q गुणा D कर दिया। और D को लिखने का तरीका क्या है? 2L है। क्यों है ये अभी आगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका आगे वाला टॉपिक है, उसमें आपको पूरी तरीके से इसकी जानकारी मिल जाएगी। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलो, अगर दिक्कत नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से और छापो इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो
अब देखो P सदिश राशि है, कैसी राशि है? P एक सदिश राशि है, P एक सदिश राशि है। अगर मैं बात करूं मात्रक की, तो मात्रक में देखो P बराबर क्या होता है? 2QL, 2QL। अगर P बराबर 2QL होता है तो आवेश के लिए देखो इसका मात्रक कूलाम, इसका लंबाई, तो मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक की अगर मैं बात करूं तो कूलाम गुणा लंबाई हो जाएगा, कूलाम गुणा लंबाई, यानी C डॉट L क्या हो जाएगा? C डॉट L। L तो लंबाई को दर्शाने का तरीका है, इसलिए L उपयोग में नहीं लेते हैं बच्चों, ध्यान रखना है। छोटी छोटी गलतियां हैं वो आपको सुधारने के लिए बताता हूं मैं कि कभी ऐसा मत लिखा करो। देखो कूलाम का होता है C से दर्शाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लंबाई को किसमें दर्शाते हैं? मीटर में दर्शाते हैं। वो 7 मूल भौतिक राशियों में से एक होता है, इसलिए C गुणा M। कभी कभी आपको क्या होता है कि इसका जो मान मिलता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 4 cm है, कितना है? 2 cm है या 4 cm है। इसका मतलब क्या होता है? आप कभी कभार दूरी भी समझ लेते हो कि सर ये तो 2 सेंटीमीटर दूरी हो गई, क्या हो गई? 2 सेंटीमीटर दूरी हो गई। ये 2 सेंटीमीटर नहीं है बेटा, कूलाम गुणा लंबाई है, कूलाम गुणा लंबाई है, इसलिए कूलाम मीटर होता है, 2 सेंटीमीटर नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखना, क्लियर है? तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूं क्योंकि ये आप लिख चुके हो। तो विमा क्या हो जाएगी इसकी? ध्यान रखना, विमाएं हर चीज की हर चैप्टर में पढ़ते रहो, इसीलिए बोला था 11th में कि आपका जो पहला चैप्टर है वो आपकी पूरी फिजिक्स में चलता रहेगा, जब तक फिजिक्स चलेगी तब तक पहला चैप्टर खत्म नहीं होने वाला है। तो विमा क्या हो जाएगी? अगर मैं विमा की बात करता हूं तो कूलाम, कूलाम क्या होता है? इधर देखो हमने बोला था I बराबर Q बट्टा T, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो Q बराबर क्या होना चाहिए? I गुणा T। I क्या होता है? विद्युत धारा, यानी ये हो जाएगा एम्पियर। A1 और T1 अगर रटी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रटी हुई है तो आप उस तरीके से निकाल सकते हो। M क्या होती है? लंबाई, लंबाई के लिए L1, क्लियर है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा क्या हो जाएगी? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसकी विमा होगी M0 L1 T1 A1, M0 L1 T1 A1, ये इसकी विमा हो जाएगी किसकी? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, क्लियर है? तो एक बार इसको राइट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लो और इसको छाप दो। चल हो गया। अब ये तो बात हो गई द्विध्रुव के बारे में और द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। द्विध्रुव हमने क्या पढ़ा है? द्विध्रुव यानी 2 ध्रुवों से बनने वाला कण। 2 ध्रुव कौन कौन से? ऋणात्मक और धनात्मक। परिमाण कैसा है? एक समान होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? द्विध्रुव बन जाएगा। लेकिन हमने आगे बात करी कि द्विध्रुव के कारण आघूर्ण कितना होगा, तो दोनों आवेशों में से एक किसी का भी परिमाण लो और उस परिमाण को दोनों आवेशों के मध्य जो दूरी है उससे गुणा कर दो। गुणा करते ही हमें क्या मिल जाएगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मिल जाएगा, क्लियर है? कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। मात्रक क्या होता है? cm। cm का मतलब सेंटीमीटर नहीं है, cm का मतलब होता है कूलाम मीटर, क्लियर है? क्या होता है? कूलाम गुणा मीटर होता है। चलो, तो अब ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अगर कहीं पर रखा हुआ है तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में है क्या? आवेश ही तो है। एक ही आवेश हो गया, एक ही आवेश हो गया, 2 आवेश है। और जहां भी आवेश होते हैं आवेशों का एक क्षेत्र बनता है जिसको हमने पहले विद्युत क्षेत्र नाम दिया था। और उस विद्युत क्षेत्र के अंदर वो क्या करते हैं? बल आरोपित करते हैं। बल आरोपित करेंगे तो क्या आएगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चलती है। तीव्रता का मतलब क्या होता है? तीव्रता का मतलब होता है कि वो किसी भी बिंदु पे या अपने से कितनी दूरी तक विद्युत क्षेत्र लगा रहा है, विद्युत बल लगा रहा है और कितनी दूरी तक उसका प्रभाव है। बात समझ आ रही है? तो रिवीजन करते रहो, विद्युत क्षेत्र पड़ा हुआ होना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे जो मेन टॉपिक है वो हेडिंग है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के, विद्युत द्विध्रुव के कारण
विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप बोल सकते हो। किसके कारण मैं बोल रहा हूं? विद्युत द्विध्रुव के कारण। और द्विध्रुव के कारण अगर आ रही है तो तीव्रता अलग अलग जगह आएगी। अब देखो एक छोटी सी बात है जिसको हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो आपके टॉपिक बनते हैं वो अलग अलग टॉपिक बनते हैं। ये मेन टॉपिक है, इसके टॉपिक चलते जाएंगे, ध्यान रखना। तो टॉपिक इस तरीके से बनते हैं कि विद्युत द्विध्रुव है वो किस प्रकार से होता है, एक माइनस आवेश और एक प्लस आवेश। माइनस आवेश प्लस आवेश दोनों को रखा हुआ है एक दूरी पर, तो ये बना दी दूरी डी। अब अगर दूरी पर बना हुआ है तो इनके मध्य की जो लाइन होती है, जो लाइन ऑफ एक्शन होती है, जो लाइन लगती है बल की, जो बल की दिशा को दर्शा रही होती है दोनों आवेशों के बल की, यानी एक आवेश और एक आवेश दोनों में प्रतिकर्षण आकर्षण का बल लगेगा। प्रतिकर्षण तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि दोनों कैसे हैं, विपरीत प्रकृति के हैं। तो बल कैसा लगेगा, आकर्षण का। आकर्षण का जो बल लग रहा है उसकी जो दिशा को दर्शा रही है उस रेखा को क्या बोलते हैं, हम एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। तो ये जो रेखा होती है जो इन दोनों आवेशों को मिलाती है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो लाइन होती है, सीधी लाइन होती है, इस सीधी रेखा को हम क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। अब ये एक्स आगे भी जा सकती है, इधर भी आगे जा सकती है, इस पूरी को हम क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे। यानी दोनों आवेशों को जो गुजरने वाली, जिस लाइन से दोनों आवेश गुजर रहे हैं उस सीधी लाइन को हम क्या बोल रहे हैं, एक्स बोल रहे हैं। क्लियर है? चलो, इस एक्स के अलावा दोनों आवेश थे, उनके मध्य हमने दूरी लिया था 2l। याद आ रहा है, कितना लिया था, 2l। 2l को अगर दो बराबर भागों में बांटते हो, यानी इसका मध्य बिंदु निकालते हो, तो वो मध्य बिंदु आता है यहाँ पर, और ये दूरी हो जाती है l और l। अब वो कंसेप्ट आ गया जो मैंने बता रहा था कि इसको l क्यों लेते हैं, इसको l क्यों लेते हैं। दोनों आवेशों के मध्य बिंदु को हम कहते हैं उन द्विध्रुव का केंद्र। क्या कहते हैं, द्विध्रुव का केंद्र। और किसी भी आवेश की जो दूरी होती है वो द्विध्रुव के केंद्र से नापी जाती है। कहां से नापी जाती है, द्विध्रुव के केंद्र से नापी जाती है। मतलब क्या हो गया, ये L है, ये केंद्र है इसलिए ये L है, और ये इसका केंद्र था इसलिए इसकी दूरी L और L हम ले रहे हैं। बात समझ आई? ये x हो गया, ये केंद्र हो गया, और इसके अलावा एक नाम और मिलता है, निरक्ष। क्या मिलता है, निरक्ष। निरक्ष का मतलब क्या है, x के आगे नी लगा दो, निरक्ष। कौन सा अक्षर, निरक्ष। क्लियर है? निरक्ष। और निरक्ष के ऊपर क्या होगा, निरक्ष पे क्या होगा, निरक्ष का मतलब होता है जो अक्ष नहीं है। और अक्ष कौन सी नहीं है, कौन सी अक्ष नहीं है, जो इसके परपेंडिकुलर होती है वो इसकी अक्ष नहीं होती है। ध्यान रखना, कोई सी भी ऐसे मत बोल देना कि कोई सी भी हो जाएगी, नहीं। निरक्ष नाम सिर्फ उसको दिया है जो इस अक्ष के या फिर केंद्र के लंबवत होती है। क्या होती है, अक्ष के या केंद्र के लंबवत होती है, उसको हम बोलते हैं निरक्ष। और निरक्ष पर भी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, इसलिए लिखना चालू करें कि क्या है और क्या नहीं है। मैं पानी पी लेता हूं और फिर हम शुरू करते हैं आगे का। चलो, पहला है x, वह रेखा जिससे द्विध्रुव दोनों आवेश जिस पर दोनों आवेश रखे होते हैं
रखे होते हैं, अर्थात जिस रेखा के अनुदेश विद्युत बल कार्यरत होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे एक्स कहते हैं, उसे एक्स कहते हैं। क्लियर है? उसको हमने क्या बोल दिया? एक्स बोल दिया। किसको हमने एक्स बोला है? जिस पर ये दोनों आवेश कार्यरत होते हैं। अब दूसरा आता है मूल बिंदु या फिर केंद्र। इसको दो नाम दिए जाते हैं, केंद्र या फिर मूल बिंदु। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं, केंद्र कहते हैं। किसको कहेंगे केंद्र? जो दोनों रेखाओं के मिलाने का मूल बिंदु है। अभी मैं लिख दूंगा, चित्र भी हम बना लेंगे। एक जो बात आती है परिभाषा, वो किसकी है? निरक्ष की। निरक्ष केंद्र तथा एक्स के लंबवत रेखा को क्या कहते हैं? निरक्ष कहते हैं। मतलब इधर देखो, ये जो बिंदु आवेश था -q, और इन दोनों को मिलाने वाली ये रेखा, और ये हो जाएगा प्लस का q। ये रेखा कहलाती है x। बात समझ आई? यहाँ पे जो मूल बिंदु है L लंबाई है, तो इसको हम बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। या तो इसके लंबवत हो या इनके लंबवत हो, इस लंबवत रेखा को हम क्या बोलेंगे? निरक्ष। क्या बोलेंगे? निरक्ष। क्लियर है? कौन सी रेखा होगी? ये वाली रेखा हो जाएगी। बात समझ आई? अरे बोलो, लिखो इसको जल्दी से, बिना कोई देरी किए हुए इसको लिख दीजिए। चलो, तो हमने बात करी है क्या कि x क्या होती है, केंद्र क्या होता है, और निरक्ष क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि इन तीनों के ऊपर हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? बोलो मेरे लाल। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, उसको एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं, उसके बाद हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे, जिसमें हमें तीन हमने पढ़ा है, एक्स, केंद्र और निरक्ष। एक्स के ऊपर हमने निकालनी पड़ेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्ष के ऊपर हमें निकालनी पड़ेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक हम निकालेंगे मूल बिंदु पर। तो तीनों जगहों पर हम क्या निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तीनों का सूत्र देखेंगे कि अगर द्विध्रुव कहीं रखा हुआ है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। उससे पहले हम एक बार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को रिवाइज कर लेते हैं। तीव्रता क्या हो रही थी? देखो, यहाँ कोई आवेश है और यहाँ पे कोई आवेश है। ये आवेश इस आवेश के ऊपर बल लगाएगा। अरे बोलो, बल लगाएगा नहीं लगाएगा? अगर ये धनात्मक है तो इसको अपनी तरफ नहीं, इसको बाहर की तरफ धकेलता है। अगर ये धनात्मक है, क्योंकि ये तो होता है टेस्ट चार्ज। क्या होता है? टेस्ट चार्ज, जिसको हम बोलते थे परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश। और अगर ये ऋणात्मक आवेश है तो ऋणात्मक आवेश Q को क्या करेगा? अपनी तरफ आकर्षित करेगा। Q को
अपनी तरफ आकर्षित करेगा। अब हम जब भी काम करेंगे विद्युत द्विध्रुव में, तब हम इसको एक बिंदु लेंगे। क्या लेंगे? एक बिंदु लेंगे, क्योंकि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यहां से मिल जाता है। और वो तीव्रता का सूत्र क्या होता है? देखो, तीव्रता E बराबर REF बटे Q। तो E बराबर F होता है KQ अपॉन R²। अगर इन दोनों के मध्य दूरी कितनी थी? R थी, तो क्या बन गया? R²। और बट्टे में क्या आता है? Q, तो ये Q। इसलिए यहां से ये कट के E बराबर अपने पास बच रहा है KQ बटे R²। इसमें इस Q का कोई काम नहीं है, इस Q का कोई काम नहीं होता। इसलिए जब हम विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो उस विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र में हम हमेशा क्या लेंगे? E बराबर KQ अपॉन R²। और ये जो Q होता है उसको हम बिंदु आवेश लेंगे। लेकिन 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 ध्यान रखना, इसको हमेशा धनात्मक माना जाता है। इसलिए अपना जो चिन्ह होगा, साइन कन्वेंशन की बात करेंगे तो साइन कन्वेंशन क्या होगा कि अगर कोई प्लस Q वाला है तो प्लस Q से विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ लेंगे, यानी दिशा कैसी होगी? उससे दूर जाती हुई होगी। अगर माइनस वाले के लिए निकालेंगे तो उससे पास आती हुई होगी। कैसे होगी? देखो इधर, अगर मान लो ये ऋण आवेश है और ये धन आवेश था, ठीक है? ऋण आवेश और धन आवेश दोनों आपको दे रखे हैं, और दोनों के लिए हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बात करूं इस लाइन की, तो इस लाइन पे कहीं पर भी बिंदु होगा। अगर यहाँ पर बिंदु है तो यहाँ पर जो तीव्रता इस प्लस के कारण होगी वो तो बाहर की तरफ होगी। किधर होगी? बाहर की तरफ। इस माइनस के कारण होगी वो किधर होगी? अंदर की तरफ होगी। ये बात मैं रिवाइज करना चाहता था। बात समझ आई है? कैसे? जो हमने विद्युत बल रेखाओं की दिशा पढ़ी है, उस दिशा के अनुदिश ही सारा काम करना है। और तीनों पे हमें क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्लियर हुआ? कुछ हवा लगी? अरे बोलो, हवा लगी? तो हवा लगाते रहो और पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ा करो। चलिए, बाकी का जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। अपना आगे का जो टॉपिक होने वाला है वो होगा, देखो, विद्युत क्षेत्र की अक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण। थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसलिए कल पढ़ेंगे। और निरक्ष पे और उसके बाद में केंद्र पे, तीनों के ऊपर पढ़ेंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक रिवाइज करते रहें और स्वस्थ रहें।